हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 14 तारीख के लिए कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका उत्तर है 18वां संस्करण। आइए हम इस संस्करण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 18वां संस्करण 22 देश के ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर आधारित है। सर्वेक्षण इंगित करता है कि जीवन यापन की लागत संकट, खाद्य आपूर्ति संकट, ऊर्जा आपूर्ति संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले 2023 के लिए शीर्ष जोखिम है। इन जोखिमों के अलावा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मानवाधिकारों का कमजोर होना, शुद्ध शून्य लक्ष्य, गैर खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की विफलता और ऋण संकट अन्य प्रमुख जोखिम है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों का प्रभुत्व होगा। विश्व आर्थिक मंच की इस वर्ष की रिपोर्ट में गंभीरता के आधार पर सभी वैश्विक जोखिमों में जीवन यापन की लागत को पहले स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले स्थान पर जीवन यापन की लागत पहली जोखिम है। जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र का पतन दशकों में सबसे तेजी से बिगड़ते वैश्विक जोखिमों में से एक है। अगले दशकों में शीर्ष 10 जोखिमों में 6 पर्यावरणीय जोखिम होंगे। रिपोर्ट बताती है कि अगले दशकों में शीर्ष 10 जोखिमों में से 6 पर्यावरणीय जोखिम होंगे। GRPS के परिणामों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं को अगले 2 वर्षों में दूसरा सबसे गंभीर जोखिम माना गया है। तो अगले 10 वर्षों में दूसरा सबसे गंभीर जोखिम माना गया है प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं को। जियो इकोनॉमिक टकराव अगले 2 वर्षों के लिए तीसरा सबसे गंभीर जोखिम है। तो अगले 2 वर्षों के लिए तीसरा सबसे गंभीर जोखिम कौन सा है? जियो इकोनॉमिक टकराव। जियो इकोनॉमिक टकराव और सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक ध्रुवीकरण का क्षरण शीर्ष 10 जोखिम में 2 नई प्रविष्टियां हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण बाढ़ में देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रूस यूक्रेन संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे कई देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई है। तो अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP नवंबर 2022 के लिए कितना प्रतिशत बढ़ा? तो इसका उत्तर है 7.1%। यह 5 महीने में सबसे ज़्यादा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार IIP ने पिछले महीने में 4% की कमी के बाद सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। 2021 में इसी अवधि में IIP में 1% की वृद्धि हुई थी। नवंबर में विनिर्माण क्षेत्र में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई, खनन क्षेत्र में 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई, बिजली क्षेत्र में 12.7% की वृद्धि दर्ज की गई। इस वित्तीय वर्ष में अब तक अप्रैल से नवंबर तक कुल औद्योगिक उत्पादन 5.5% रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में 17.6% की वृद्धि देखी गई थी। भारत में एक वर्ष में कितना प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है 3.4 मिलियन टन। इसमें से 30% ही रिसाइकल होता है, बाकी प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल या जलीय डंप में भेज दिया जाता है। भारत में प्लास्टिक की खपत वित्तीय वर्ष 16-17 में 14 MT से 9.7% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़कर 19-20 में 20 MT हो गई। मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। तो ये बात किसने कही है? मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन ने। प्लास्टिक द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17 में 2019-20 के बीच भारत का प्लास्टिक कचरा उत्पादन भी दोगुना हो गया। यह रिपोर्ट भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु मिलकर भारत में उत्पन्न होने वाले कुल प्लास्टिक कचरे में 38% का योगदान करते हैं। रिपोर्ट में डंपिंग के बजाय रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लैंडफिल और भस्मीकरण कर लगाने का सुझाव दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु 38% भारत के कचरे प्लास्टिक कचरे का उत्पन्न करते हैं और ये रिपोर्ट तैयार की जाती है भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से। और इस रिपोर्ट का नाम है प्लास्टिक द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज। फसई ने पहली बार किस अनाज के लिए व्यापक मानकों को अधिसूचित किया? तो इसका उत्तर है बासमती चावल। पहली बार फसई ने खाद्य सुरक्षा और मानकों प्रथम संशोधन विनियम 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है। इन बासमती चावलों में ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उबला भूरा बासमती चावल और मिल्ड उबला बासमती चावल शामिल है।
इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंगों, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम उत्पाद से मुक्त होना चाहिए। मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मानकों को भी निर्दिष्ट करता है, जैसे औसत अनाज का आकार और खाना पकाने के बाद बढ़ाव अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, यूरिक एसिड, दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त अनाज इत्यादि। ये मानक 1 अगस्त 2023 से लागू हो गए। इसका उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय क्षेत्र की तलहटी में उगाए जाने वाले चावल की एक प्रीमियम किस्म है और इसकी व्यापक घरेलू और वैश्विक खपत है। बासमती चावल की वैश्विक आपूर्ति में भारत का योगदान 2/3 है। तो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानकों में प्रथम संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है, जिसमें कि ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उबला भूरा बासमती चावल और मिल्ड उबला बासमती चावल शामिल किए गए हैं। यह मानक 1 अगस्त 2023 से लागू किए जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक एस्टेट में अनाधिकृत निर्माण के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है गुजरात सरकार ने। तो आइए इस नई नीति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह नई नीति 220 GIDC एस्टेट में लगभग 70,000 औद्योगिक इकाइयों को कवर करेगी। यह नीति गुजरात औद्योगिक विकास निगम GIDC के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को विनियमित करेगी। GIDC के अंतर्गत अपने आवंटित भूखंडों पर MSME इकाइयों के मालिकों द्वारा किसी भी अनधिकृत निर्माण को एक विशिष्ट शुल्क का भुगतान करके वैध किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए गुजरात विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद इस नीति की घोषणा की गई। सरकार 50 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर के बीच अनधिकृत आवासीय प्रकार के निर्माण को नियमित करने के लिए 3,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का शुल्क लेगी। यदि उपयोग में परिवर्तन होता है तो नीति फैक्ट्री मालिकों को कोई राहत नहीं देगी। मौजूदा ढांचों पर बिना अनुमति के बने फर्शों को नियमित करने या संपत्ति के आवंटित भूखंड के बाहर अनधिकृत निर्माण के लिए नीति में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अन्वेषण और क्षमताओं के बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को कितने रुपए की मंजूरी किया है? तो वो है 154.84 करोड़ रुपए। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET की कार्यकारी समिति की बैठक श्री विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। खनिज अन्वेषण परियोजना का उद्देश्य देश में ग्रेफाइट, लोहा, कोयला, जस्ता, बॉक्साइट आदि के अन्वेषण को बढ़ावा देना है। सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, भारतीय खान ब्यूरो IBM और राज्य DGM DMG की खनिज अन्वेषण और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है। तो आइए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। यह 2015 में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्र सरकार की एक गैर लाभकारी संस्था है। यह खनिजों के क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के लिए स्थापित किया गया था। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 को मार्च 2021 में संशोधित किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद किन्हें नियुक्त किया गया था? उसका उत्तर है भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चर्निया को। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। चर्निया प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर प्रशासक विल निल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। 3 जनवरी को एसी चर्निया अपनी नई भूमिका में नासा से जुड़े। उन्होंने साथ ही भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्य लाल का स्थान लिया, जो कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में कार्यरत थे। यह पद नासा के प्रौद्योगिकी नीति और रणनीति कार्यालय के अंतर्गत आता है। अपनी भूमिका में चर्निया 6 मिशन निदेशालयों में मिशन की जरूरतों के साथ नासा की एजेंसी व्यापी प्रौद्योगिकी निवेश का समन्वय करते हुए अन्य सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी हितधारकों के साथ तकनीकी जुड़ाव का समन्वय करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4276 करोड़ रुपए के कितने रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है 3 रक्षा पूंजी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2023 को रक्षा खरीद परिषद TSE की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान
4276 करोड़ रुपए के मूल्य के 3 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार स्वीकृत को मंजूरी दी गई। इन 3 रक्षा सौदों में भारतीय सेना के 2 सौदे तथा भारतीय नौसेना के लिए एक भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित है। DAC ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल, हेलिना लॉन्चर और अन्य संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी है। इन सभी रक्षा उत्पादों को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH में एकीकृत किया जाएगा। DAC ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार तथा विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली BSHO RAD IR होमिंग मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए होने वाले सौदे को भी मंजूरी दे दी है। इस हथियार प्रणाली को मानव स्तर पर कहीं भी लाया और पहुंचाया जा सकता है और जिसे देश के उबड़ खाबड़ क्षेत्रों और समुद्री इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाजों तथा अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक युद्धपोतों NGMB के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन घातक हथियारों को शामिल करने से समुद्री हमले के संचालन को अंजाम दिया जा सकेगा, दुश्मन के युद्धपोतों को रोका और नष्ट किया जा सकेगा और अवांछित व्यापारिक जहाजों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त भारत BSHO RAD कार्यक्रम के तहत इगला S वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए 2018 में रूस के साथ बातचीत कर रहा था। दिसंबर 2020 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और उपकरण दिसंबर 2021 तक वितरित किए गए थे। इसमें 24 लॉन्चर, 216 मिसाइल और परीक्षण उपकरण शामिल है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका उत्तर है सहर्ष। आइए इस पहल के बारे में जानते हैं। अगस्त 22 में पायलट आधार पर त्रिपुरा के 40 स्कूलों में पहल शुरू की गई थी। अब सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इस विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष की शुरुआत की है। पहल का उद्देश्य सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों को खुशी के साथ सीखने के लिए सशक्त बनाना है। त्रिपुरा के स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 36 सुधार किए हैं और उच्च शिक्षा विभाग ने 19 सुधार किए हैं, जो भारत में सबसे अधिक है। सहर्ष पहल के लिए राज्य के 204 स्कूलों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों से 30 सहायक प्रधानाचार्यों को सहर्ष कार्यान्वयन दूत के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में त्रिपुरा ग्रेड 1 श्रेणी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। जाने माने गायक शंकर महादेवन ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आयोजित हो रहे भव्य संगीत कार्यक्रम की अगुवाई की। लगभग 1 घंटे के शो का समापन शंकर महादेवन की कर्तव्य गंगा के गायन के साथ हुआ। संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज पर यात्रा करने वाले पर्यटकों तथा अन्य गणमान्य लोगों ने सुर तरंगिनियों का आनंद लिया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। आने वाले 51 दिनों में लग्जरी क्रूज न केवल भारत के लिए क्रूज पर्यटन की भारत की क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव को भी प्रदर्शित करेगा। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।